I think there are enough people. We should start. Like, let's not waste any more time. So it's 6:06 already. Acha, I would want you guys to switch on your videos. So, because there are only 9 of you here, and the way I take classes, I think it would be best कि आप सब अपनी videos on कर लें. तो मतलब जिनसे भी जो भी कर सकते हैं अभी वो तो एटलीस्ट कर ही लें. हाँ, सौरभ ने कर लिया और भी आप सब कर लें. और चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा इस क्लास में. सब अपना माइक स्विच ऑन करके बोलेंगे. एंड सौरभ के अलावा भी सबको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी. एटलीस्ट 2-3 लोग और करें अगर क्लास शुरू करनी है तो. थोड़ा इम्पोर्टेंट है. और क्योंकि ये जीके की क्लास है तो फिर मतलब ऑब्वियसली ये वन साइडेड डिस्कशन नहीं हो सकता कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं और आप लोग रट लें. बस जीके वैसी नहीं होगी. तो हमें डिस्कशन करना पड़ेगा. विच इज़ वाई इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग माइक ऑन करके बात करें और चैट बॉक्स में ना लिखें कुछ. उससे हमारा टाइम भी बचेगा. तो ये थोड़ा रहेगा. और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू गाइस टू ओपन स्विच ऑन योर वीडियोस. तो 1-2 लोग और करें और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. आयुष, कबीर, संजना, आयशा, बिप्शा. देयर इज वन. DIG मालदा, WVP. गाइस कम ऑन प्लीज. चलो, सीन लगा आप नहीं करोगे तो फिर अच्छा. एटलीस्ट आपको जो डॉग भेजा गया था वो आपको मिल गया था सबको. आपने उसमें से कुछ पढ़ा. रिड्यूस स्किम थ्रू इट. चैट बॉक्स में मत लिखो प्लीज. आप माइक ऑन करके बोलो. चैट बॉक्स में मत लिखो. और तो आई थिंक लास्ट क्लास में आपका मॉक डिस्कस हुआ है और उससे पहले आपकी क्लास में फेब फर्स्ट वीक के आई थिंक वकार सर ने डिस्कस करा होगा. तो अभी हम सेकेंड वीक का डिस्कस कर लेंगे इस वीक. कॉज सेकेंड वीक का जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा दैट्स जस्ट 75 पेजेस. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा छोटा रहेगा और वो जल्दी ख़त्म होगा. तो हम उसको स्टार्ट करेंगे. आप सब अपना वो जो आज डॉक भेजा गया है वो खोल लो. और जो अभी पढ़ाया जाएगा उसको साथ साथ करेंगे. तो आप सब, आई एम एज्यूमिंग कि आप सब अपनी स्क्रीन पे या जिससे भी अटेंड करें डिवाइस पे. ओके. ओके, नो प्रॉब्लम. बट आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि आप बाकी सब खोल लें प्लीज़. तो अपना डिवाइस पे वो डॉक्यूमेंट खोल लें जो आज आपको भेजा गया. मैं भी एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. एक सेकेंड. 1 सेकेंड. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? No, sir. ओके. गिव मी अ सेकेंड. आई थिंक सम इशू विद माय लैपटॉप. या मेरी स्क्रीन तो नहीं खुल रही. आप लोग के पास, सबके पास डॉक्यूमेंट है ना अभी? Yes, sir. हाँ ठीक है. तो Yes. Yeah. हाँ अनुराग, कहना था आपको.
तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, फर्स्टली जो हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, आपने देखा होगा वो बहुत बड़े हैं। मतलब जो आपको फर्स्ट वीक का भी भेजेंगे दैट्स 101 पेजेस। जो आज आपको भेजा फॉर 2 वीक्स दैट्स 75 पेजेस एंड इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप लोगों को मतलब इंग्लिश और हिंदी का ऐसा तो कोई इशू नहीं है ना? यू आर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर इज बीइंग स्पोकन, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो बहुत बड़े हैं, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो आपको थोड़ा स्मार्टली देखना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स और कौन सी नहीं। तो आपको सब कुछ ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको एक टेक्स्ट बुक की तरह आप पढ़ रहे हो और फिर आप उसको रट रहे हो। ऐसे करके जीके का जो पोर्शन है क्लैट में वो नहीं निकलेगा। तो बी वेरी स्मार्ट। और आप सपोज फर्स्ट पेज पे आप देखोगे UNHRC's न्यू रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका। तो क्लैट में भी आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको आंसर करने होंगे। तो ट्रीट ईच न्यूज पीस जो आपके डॉक्यूमेंट में है, तो जैसे UNHRC वाला न्यूज पीस है, एज दैट पैराग्राफ। और उसको पैराग्राफ को पढ़ो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह। और उसके बाद पिक आउट इंफॉर्मेशन विच वुड बी रेलिवेंट। लाइक एज एन एग्जामिनर अगर आपको ये पैराग्राफ दिया जाता है तो आप इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनाओगे उन लोगों के लिए जो क्लैट दे रहे होंगे। तो जब भी आप ये जो आपको मटेरियल सप्लाई हो रहा है उसको जब आप पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में थिंक एज एन एग्जामिनर कि व्हाट क्वेश्चंस वुड यू पुट अप टू एन एस्पिरेंट। ठीक है? एस्पिरेंट की तरह मत पढ़ो, एग्जामिनर की तरह पढ़ो। दैट वे आपको समझ आएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट। तो इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन है UNHRC's न्यू रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका। और इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन निकाला, क्यों, जिसमें उन्होंने बोला गया जो श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी 26 ईयर्स से सिंगलीज और तमिलियन पॉपुलेशन के बीच में, उसके की इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो उस रेजोल्यूशन का नाम था न्यू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और जीरो ड्राफ्ट। आप लोग मुझे बता देना जहाँ जहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं शेयर कर रहा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप साथ में चल रहे हैं। तो जो न्यू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसमें उन्होंने बोला कि श्रीलंका को एक नया मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा जिसमें कि जो लोग ने मतलब एट्रोसिटीज करी थी या फिर और लोगों को मारा था उन लोगों का एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू उनका अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए और फिर उनको मतलब बेसिकली वट एवर इफ दे नीड इम्प्रिजनमेंट और वट एवर decree has to be given against them should be given, right? So there has to be a proper judicial mechanism. तो इसके लिए उन्होंने एक न्यू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकाला है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। श्रीलंका ऑब्वियसली अपोजेज इट, क्योंकि वो कहता है कि अ फॉरेन बॉडी कैन नॉट मतलब कम एंड टेल अस व्हाट टू डू अबाउट आवर ओन इंटरनल इशू। क्योंकि कोई भी कंट्री का सबसे बड़ा स्टांस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है कि मेरी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई और फॉरेन बॉडी ऐसे आके नहीं बता सकती, राइट? तो इस वाले में इंपॉर्टेंट क्या होगा कि UNHRC, सेकेंडली कितने साल से वॉर चल रही थी 26 ईयर्स, व्हेन डिड इट स्टार्ट 1983 जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। नाउ तमिलियंस और सिनलीज के बीच में थी। फिर आपको बताया गया कि तमिलियंस का जो ग्रुप था वो किसने लेड करा था, तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम, तो LTTE, विच वाज द ग्रुप, राइट? फिर कौन सा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया, उसका नाम क्या था? न्यू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। फिर एक रेजोल्यूशन 30/1 एक सेकंड रेजोल्यूशन निकाला गया जिसने जिसने बोला कि जिसने अगेन सेम चीज बोली कि कोलंबो नीड्स टू एस्टैब्लिश अ क्रेडिबल जुडिशियल प्रोसेस। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का स्टैंड क्या था। इंडिया बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ऑफ श्रीलंका, व्हाट वाज इंडिया स्टैंड? सो ऑब्वियसली एन एग्जामिनर वुड लाइक टू आस्क यू कि इंडिया का स्टैंड क्या था, क्योंकि आप इंडिया में पेपर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री का इंटरनेशनल इश्यूज पे क्या स्टैंड रहता है। तो इसमें बताया गया कि 2012 में इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करा और 2014 में एब्सटेन करा। नाउ दिस इज स्टैटिक फैक्ट्स कि ये सब इस्टेब्लिश्ड है। एक क्वेश्चन अब आपके सामने ये पैराग्राफ है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने अब्सटेन क्यों करा। तो यूजुअली कोई कंट्री इंटरनेशनल अफेयर्स पे या तो अगेंस्ट वोट कर सकती है या फेवर में वोट कर सकती है या एब्सटेन कर सकती है। तो आप बताओ कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों करा, मतलब आपको क्यों लगता है? आर यू गाइस विद मी? हेलो? यस सर। फास्ट हो रहा है क्या थोड़ा आप लोग को?
सर चेंज ऑफ गवर्नमेंट। कबीर आपकी आवाज़ कट रही है, आप दोबारा बोलो। गवर्नमेंट चेंज हो सकता है शायद। क्या चेंज हो सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? नहीं, कोई और ट्राई करना चाहेगा? दोबारा सोचो आप। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब यूएनएचआरसी ने एक रेजोल्यूशन निकाला कि श्रीलंका में ऐसे ऐसे सिविल वॉर हो रही थी दो ग्रुप्स के बीच में, काफ़ी लोगों की डेथ हुई, एंड अब जिन्होंने ये अट्रॉसिटीज़ करी है उनके अगेंस्ट एक जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए, फेयर जुडिशियल प्रोसेस, जिसमें उनको अगर सज़ा दी जानी चाहिए तो दी जाए। श्रीलंका कह रही है कि नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप हमें नहीं बताएंगे। अब जब यूएन की कोई बॉडी कोई रेजोल्यूशन निकालती है तो बाकी कंट्रीज उस पर वोट करती हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, इंडिया भी अब इस रेजोल्यूशन पे वोट करना चाह रही है। तो इंडिया के पास ऑप्शन है कि इंडिया फेवर में वोट करे, अगेंस्ट वोट करे या एब्सटेन करे। तो इंडिया ने एब्सटेन करा। अब मुझे बताओ क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया ने एब्सटेन करा? सर तमिलियंस की वजह से। राइट। तो आप सही लाइंस पे जा रहे हैं, बट अगर तमिलियंस की वजह से करती तो इंडिया अगेंस्ट करती ना, क्योंकि इंडिया वुड वांट टू फेवर तमिलियंस बिकॉज इट हैज इट्स ओन तमिलियन पॉपुलेशन, राइट। बट उसने एब्सटेन करा। तो एब्सटेन इसलिए करा कि किसी इशू पे आप अगेंस्ट भी नहीं जा पाते और आप फेवर में भी नहीं जा पाते, क्योंकि आप फेवर में इसलिए नहीं जा सकते श्रीलंका के, क्योंकि फिर आपकी डोमेस्टिक तमिलियन पॉपुलेशन नाराज हो सकती है। और अगर आप वो अगेंस्ट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि श्रीलंका आपकी नेबरिंग कंट्री है, राइट। तो फिर ऐसे इश्यूज में जब आप फेवर में भी नहीं जा सकते और अगेंस्ट भी नहीं जा सकते तो कंट्री न्यूट्रल स्टांस लेती है और फिर वो वोट ही नहीं डालती, तो वो अपने आप को एब्सटेन कर लेती है। समझ लो। तो इस वजह से इंडिया ने एब्सटेन करा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक वुड बी अ रीजन फॉर इंडिया टू एब्सटेन? तो इस वजह से इंटरनेशनल वोटिंग में हमेशा 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, कुछ सिचुएशन में आपको चुप रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से। तो अब आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी यूएनएचआरसी के बारे में और आपने श्रीलंका सिविल वॉर में, तो आप में से किसी को श्रीलंका सिविल वॉर के बारे में कोई करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स कुछ पता है? पास्ट में क्या हुआ था, इंडिया की हिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व रही है इन इश्यूज के साथ? नो सर। थोड़ा ट्राई करो, कुछ पता होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ हो जिससे ये श्रीलंकन तमिल वॉर की हिस्ट्री रिलेटेड हो। राजीव गांधी। राइट। तो अब जैसे आपने ये, हाँ तो सही, अनुराग ने कहा कि मद्रास कैफे में दिखाया था। राइट। सो करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट, कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में, अच्छा आपको नालंदा ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, उसमें आपका एक पैराग्राफ है, आपने वो पढ़ लिया, की पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। बिकॉज जो क्लैट का पेपर है वो नालंदा के डॉक्यूमेंट से नहीं बनेगा। क्लैट का पेपर बस एक इंफॉर्मेशन है जो इंडिया के सारे बच्चों के पास अवेलेबल है, सब उसको पढ़ रहे हैं। अब आपको उसमें से जितना उस इंफॉर्मेशन से मिल रहा है और उसका रिलेटेड जो आपका दिमाग जा रहा है, आपको वो सारी पॉइंट्स कवर करना है। तो आपने इसमें से 3-4 पॉइंट्स निकाले जो हमने डिस्कस करे। अब हम इससे 2 मिनट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं, राइट। तो एज आयशा सेड कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था जो एलटीटीई ग्रुप्स ने करा था, बिकॉज राजीव गांधी वाज सपोर्टिंग द श्रीलंकन गवर्नमेंट, राइट। तो इस वजह से वहाँ पे जो तमिलियन ग्रुप था वो नाराज हो गया था एंड उसके बाद राजीव गांधी का असैसिनेशन करा गया था। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है। फिर आप, ये आपको ये जरूर पता होना चाहिए, कोई भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन है तो आपको उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैपिटल पता होनी चाहिए। लाइक ये बेसिक स्टैटिक इन्फो आपको पता होनी चाहिए। आपको वर्ल्ड मैप पे वो कंट्री लोकेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार उस, जैसे आप पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें करने लगोगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका से रिलेटेड इंडियन ओशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अगर श्रीलंका पे कोई न्यूज़ पढ़ी तो आपको श्रीलंका से रिलेटेड A to Z सब चीज़ें एग्जॉस्ट करने की कोशिश करनी है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी मैं क्लास लूँ तो आप, सपोज ये डॉक्यूमेंट है तो इसमें इसकी PDF में हाईलाइट करते चले जाओ जो जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं,
और एक सेपरेट डॉक पे आप जो साइड वाली इन्फॉर्मेशन है वो लिखते चले जाओ, या फिर आप सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल लो और साइड में सर्कल करके लिखते चले जाओ। तो अब हमने श्रीलंका पढ़ा, तो श्रीलंका की कैपिटल मुझे कोई बता दो जल्दी से। कोलंबिया। कोलंबो। कोलंबिया नहीं, कोलंबिया कंट्री है, कोलंबो। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। श्रीलंका का पहले नाम क्या था, श्रीलंका से पहले, लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा? ट्राई कर लो, गलत है कुछ नहीं होता, पर जल्दी जल्दी ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन हम कवर करते चले जाएंगे। नो आइडिया सर। नो आइडिया, राइट? तो श्रीलंका का नाम पहले सिलोन। हाँ, नो नो कम, या अभिप्सा? सर सिलोन। सिलोन, राइट। तो श्रीलंका का नाम पहले सिलोन था, और उसके बाद उसका नाम चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। अब श्रीलंका में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो चाइना ने उसको ले लिया 100 ईयर्स की लीज पे। तो कोई मुझे उस पोर्ट का नाम बता दो। कोई गैस करना चाहेगा श्रीलंका के में कौन सा एक सी पोर्ट है जो चाइना ने लीज पे लिया है डेवलप करने के लिए? चलो, आई एम अज्यूमिंग आपको नहीं पता, तो उसका नाम है हम्बन टोटा। सुना है किसी ने न्यूज़ में? नो सर। हाँ, तो ये आप नाम नोट कर लो। तो ये हम्बन टोटा पोर्ट है जो श्रीलंका के साउथ में है। अगर आपको श्रीलंका की शेप सबको पता होगी, एक ड्रॉप की तरह, तो इट्स इन साउथ श्रीलंका। एंड वाई इज दैट पोर्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एंड चाइना के लिए वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत सारा ट्रेड होता है, और अगर जिस भी कंट्री के पास इंडियन ओशन में ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट्स होंगे, वो उतना ही ज़्यादा वहाँ के ट्रेड को कंट्रोल कर पाएगा, राइट? तो अब हमने इस एक पेज की इंफॉर्मेशन में इतनी चीज़ें निकाल ली हैं कि एक सी पोर्ट है हंडन टोटा, वी नो श्रीलंका ओल्ड नेम, कैपिटल, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के नाम क्या थे, इंडिया ने क्यों अब्सटेन करा, सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई, किन दो ग्रुप्स के बीच में थी, और कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन है सिविल वॉर के साथ, राइट? तो दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग कि एवरीथिंग शुड बी एग्जॉस्टेड। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ रह गया तो यू गिव मी योर इनपुट्स क्लास में, और फिर हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है? अब सेकेंड इंफॉर्मेशन पे आते हैं, विच इज न्यू आईटी रूल्स। कुछ कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे। तो न्यू आईटी रूल्स पे है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 निकाले हैं। तो लाइक हम बस इन्हें आईटी रूल्स बोलते हैं। और अब ये दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, फर्स्ट सोशल मीडिया एंड सेकंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया हो गया आपका फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉरी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके, जो ये मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये हॉटस्टार। तो ओटीटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओवर द टॉप, विच एसेंशियली मीन्स ओवर द इंटरनेट, रेडली अवेलेबल, राइट? तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है। और अब इंडिया ने ये रूल्स क्यों निकाले हैं? तो यूजुअली कोई भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट है, विच इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो इसे हम आईटी एक्ट भी कहते हैं। अब सोशल मीडिया आईटी एक्ट के अंडर आता है, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पहले नहीं आते थे, अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ले आया गया है, जिसे हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय आपने सुना होगा, उसके अंडर हम ले आए हैं। अब एक बार उस मिनिस्ट्री के अंडर आ गए तो अब वो मिनिस्ट्री उसको रेगुलेट कर सकती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने रूल्स निकाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ अलार्मिंग इश्यूज बढ़ गए हैं, जैसे ऑब्सीन कंटेंट काफ़ी बढ़ गया है सोशल मीडिया पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जिसकी वजह से उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए इन्होंने रूल्स निकाले। और आप आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसमें कि एज एन एग्जामिनर आप इससे ज़्यादा इसमें क्या पूछ सकते हो। तो आप यही पढ़ेंगे कि बस अब नए रूल्स आए हैं, दो प्लेटफॉर्म्स के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ऑब्सीन कंटेंट बढ़ गया था,
कौन सी एक्ट के अंडर वो रूल्स बनाए गए हैं, आईटी एक्ट के अंडर बनाए गए हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें ये भी लिखा है कि अब इस रूल्स के अंडर कौन कौन से लोग असेस करेंगे कि कितने नोडल ऑफिसर्स हैं और कितने डिप्यूटी ऑफिसर्स हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी और किस किस इशू पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ये सब प्रोसीजरल प्रोसेस है और इंडिया में हर एक्ट के अंदर रूल्स बनते हैं और रूल्स के अंदर इतना बड़ा बड़ा प्रोसीजर गिवन होता है। तो आपसे एज अ स्टूडेंट नहीं एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको हर एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर है हो। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे से दिया गया है, आप उसे पढ़ लो, समझ लो, बट अपना टाइम इस पे मत वेस्ट करना याद करने के लिए कि अच्छा एक नोडल ऑफिसर होगा और फिर एक कंप्लेंट ऐसे फाइल होगी, फिर उस कंप्लेंट का इतने साल की इम्प्रिजमेंट होगी। इसको बस पढ़ के छोड़ दिया, याद नहीं करना। तो ठीक है, लाइक हर इंफॉर्मेशन की तरह इसमें हमने तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूल्स हैं, कौन से दो प्लेटफॉर्म्स रेगुलेट हो रहे हैं, कौन सी एक्ट के अंडर रूल्स बन रहे हैं और कौन सी मिनिस्ट्री है। राइट, अब आप, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। अब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, तो आईटी एक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पता है? कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आपने अपनी लीगल एप्टीट्यूड की क्लासेस में पढ़ा हो? नहीं। चलिए, तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक लैंडमार्क केस है जिसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66 ए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो सेक्शन इनवैलिड है। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लो, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक मिनट में आपको चैट बॉक्स में नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप ये लिख लो और इसको गूगल पे टाइप करोगे तो आपको इसके बारे में छोटी सी टिडबिट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, संडे की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है। राइट, कूल। सो तो अब हमने ये पढ़ा, उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहे हैं रूल्स, राइट। बट ऑब्ससीन कंटेंट समवन कैन से कि मूवीज में भी हो सकता है, मूवीज जो वहाँ पर होती हैं, मतलब मूवी हॉल में जाकर आप देखते हो, या फिर देर आर अदर ऑल टाइप्स ऑफ, सॉरी, या सो देर आर अदर टाइप्स ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट के मतलब चैनल्स, राइट। तो उसको कैसे रेगुलेट करेंगे? तो उसमें आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि न्यूज़ हो गया या और डिजिटल मीडिया हो गया, उसके लिए और एक्ट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। आपको अपने डॉक्यूमेंट में मिल गया होगा वो, नहीं तो आप कंट्रोल F कर लो केबल, आपको पता चल जाएगा। तो आप वो वाला पोर्शन हाईलाइट कर लो कि न्यूज़ और डिजिटल मीडिया के लिए दो और एक्ट्स हैं। ठीक है, वो आप हाईलाइट कर लो। अभी कोई कंफ्यूजन हो, मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना, लाइक टुडे इज द फर्स्ट क्लास, तो both of us should be comfortable, you guys should also be comfortable, राइट। तो अब आते हैं थर्ड बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे, विच इज ऑन द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो स्मार्ट सिटीज मिशन में अगेन, स्मार्ट सिटीज मिशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है जिसमें वो इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे शहरों को स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर करते हैं और फिर कुछ सालों में उसे एज अ लाइक स्मार्ट सिटी डेवलप करते हैं। तो ये 2014 से चलता आ रहा है। तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन काफ़ी स्टैगनेंट हो गई है, मतलब ये वैसी की वैसी रहती है क्योंकि मिशन तो वही है, स्मार्ट सिटी बनाना, और बस हर साल नई स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर होती रहती है। तो ये जब हमने क्लैट दिया था तब भी था इन्फॉर्मेशन, हमारे बाद जो 2-3 साल तक चला, आप क्लैट दोगे आपके लिए भी रहेगा। तो इस वजह से आप ये समझो कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सी सिटी डिक्लेयर हुई, क्या हुआ। दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइज। व्हाट इज रेलिवेंट फॉर यू गाइज इज कि ये मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो, एंड एज अ स्मार्ट गेस ऑल्सो आप पेपर में जाओगे तो आप बता सकते हो कि अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है तो इट हैज़ टू डू विद समथिंग अर्बन, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है सिग्निफिकेंस वाले पोर्शन में, अगर आप जाओगे तो थर्ड लाइन में लिखा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन
एक फ्रेमवर्क के अंडर बनता है विच इज़ द ITCN फ्रेमवर्क। ITCN का मतलब I फॉर इन्फेंट, T फॉर टॉडलर, C फॉर केयर गिवर फ्रेंडली एंड N फॉर नेबरहुड। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन का जो एम रहता है कि जो भी हम सिटी बनाएं वो इन्फेंट्स के लिए, टॉडलर्स के लिए, केयर गिवर फ्रेंडली मतलब जो बूढ़े लोगों की हेल्प करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए फ्रेंडली हो, और नेबरहुड इंपॉर्टेंट हो, मतलब बेसिकली एक सेफ नेबरहुड हो। तो कोई भी अच्छी सिटी बनाने के लिए ये जो 3-4 मार्कर्स होते हैं उनके बेसिस पे बनाते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क अंडर विच स्मार्ट सिटी मिशन इज डेवलप, राइट। फिर व्हाट इज द रीजन टू मेक स्मार्ट सिटीज? ऑब्वियसली लाइक यू डोंट नीड टू नो जीके अबाउट दिस, बट एक अच्छी सिटी बनाने का रीजन होता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये आपको करना है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज कि ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कि इज इट अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम और इज इट अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, बिकॉज उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका पैसा कहाँ से आता है। तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राइट। तो आयुष इज करेक्ट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एंड विच इज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम द फैक्ट कि ये 2014-15 में लाइक या इट सेज 14, तो ये 2014 में शुरू हुई थी और तभी इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, एंड आफ्टर दैट न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर एंड देन दे डिक्लेयर्ड अ स्मार्ट सिटीज मिशन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर आते हैं विच इज द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, वो तो मुझे बता देना। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का मतलब है कि आपको हाइड्रोजन से एनर्जी बनानी है। अगर आप लोगों में से किसी ने साइंस लिया 11th या 12th में, तो आपने हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। एंड हाइड्रोजन के बारे में बेसिक फीचर्स आपको पता होंगे कि इट्स अ डायटोमिक गैस और इट्स द लाइटेस्ट गैस, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होंगे, ये सब भी आप अपने डॉक में मार्क कर लो। अगर नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता, ये सब मतलब बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। एन इम्पॉर्टेंट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कि ये बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल होती है। तो आपने कभी मतलब सुना हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा घातक होता है। बेसिकली इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस एंड उसको इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जितना भी एक यूनिट हाइड्रोजन को जलाने के लिए आपको एक यूनिट हीट की जरूरत होती है विच इज़ वेरी लो, एंड इट्स कंबशन एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई, विच मीन्स कि एक यूनिट हाइड्रोजन के जलने पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब्स को मतलब काफ़ी ज़्यादा डेडली माना जाता है। तो विच इज़ वाई हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, विच इज़ एंड दैट इज़ अ रीज़न वाई मेनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू गेट इन टू दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपके पास उतना ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इन टू हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया को अपनी और कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम करनी है फ्यूल के लिए। अभी अगर आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा फ्यूल हम कौन सा यूज़ करते हैं करेंटली? लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बताओ कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? पेट्रोल, राइट, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट। ये फॉसिल से बनते हैं, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, और ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेड। इंडिया का फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन क्रूड ऑयल, करेक्ट। तो हम हमारे पास तो है नहीं, तो हम बाहर से मंगाते हैं। हम कहाँ से मंगाते हैं? मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई। लाइक वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑयल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हैपन्स इन दीज एरियाज। मिडिल ईस्ट, रशिया से होता है, रशिया में बहुत ऑयल बनता है। तो यू कैन पुट दिस ऑल्सो एज अ फैक्ट। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, बट रशिया में भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो हम इन कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं और हमारी डिमांड बहुत हाई है, विच इज़ वाई हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ वेस्ट होता है। इसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम अपने इंडिजिनस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन निकालें, जिससे कि हमारा एनर्जी की कंजम्पशन
को हम मीट कर पाएँ। हमने अब ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया। हाँ, आयुष तो सही कह रहे हो, बट बताओ इंडिया में जो क्रूड ऑयल होता है वो कौन से कहाँ बनता है? कौन-सी स्टेट में बनता है? बनता है, पर सर हाँ, बोलो, बोलो। सर आपने क्या बोला तो मुझे सुना नहीं है। मैंने ये बोला कि हम अपना ये जो पेट्रोल, डीज़ल, ये जो ऑयल का डिमांड है एनर्जी के लिए, वो सब इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो कंट्री में बनता है वो हमारी डिमांड नहीं मीट कर पाता। जिसमें आपने बोला कि सर इंडिया में भी ये बन सकता है, तो मैंने कहा हाँ बन सकता है, बट आप मुझे स्टेट बताओ, कौन सी स्टेट में है? नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है। असम में इंडिया में ऑयल फील्ड्स हैं, तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं साइड में इंफॉर्मेशन कि इंडिया की जो ऑयल फील्ड्स हैं वो असम में है। और बट ऑब्वियसली हमने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं करा है कि हम अपनी पूरी कंट्री की डिमांड मीट कर पाएँ, तो इस वजह से हम हमें और वो देखना है मीन्स। तो अब हाइड्रोजन 3 टाइप का है, आपके डॉक में लिखा है टाइप ऑफ हाइड्रोजन, विच इज ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकलता है, नेचुरल गैसेस से निकलता है। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से निकलता है, बट उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हम कैप्चर कर पाते हैं। ये सब आपको राइट, असम, गुजरात एंड राजस्थान। हाँ, असम, गुजरात एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट्स हैं। आयुष ने लिखी है, आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट में नोट कर लें साथ में। और इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन तीनों में सबसे ज्यादा असम में बनता है, और ये 3 स्टेट्स हैं, तो आप प्लीज इसे लिख लें। तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे और ब्लू फॉसिल फ्यूल से बनता है, और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। और इसमें ये भी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने अगर साइंस ली हो तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें वाटर को इलेक्ट्रीफाई करके उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक प्रोसेस ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस वाला हो गया, और ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन हो गया जो फॉसिल फ्यूल से बनता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, जिसमें से कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर फोकस करना चाह रही है। ये सब आपके डॉक में लिखा है, आप हाईलाइट करते जाएं कि इंडिया हैज़ अ ह्यूज एज इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया की ऑब्वियसली हम वही करना चाहेंगे जो हमारी कंडीशंस फेवरेबल कहेंगी। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को ज़्यादा सूट करती हैं। तो ये सब बातें इंडिया की हो गई। अब मैंने कहा था कि हर कंट्री के लिए आसान नहीं होता हाइड्रोजन से एनर्जी बनाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक कंप्लायंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। बट 2 कंट्रीज आपको बताई गई हैं डॉक्यूमेंट में जिन्होंने हाइड्रोजन के एनर्जी बनाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट इज जापान एंड सेकेंड इज कोरिया, साउथ कोरिया। तो सॉरी, जापान ने इसे बनाना शुरू करा है बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी के अंडर। ये उनकी स्ट्रैटेजी का नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। एंड साउथ कोरिया ने बनाया इसे डेवलपमेंट एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एक्ट 2020। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो 2 कंट्रीज, उन दोनों की कौन सी स्ट्रैटेजीज है उनका नाम। इंडिया कौन सी बनाना चाहता है? ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा कौन सी 2 होती हैं? और ग्रे और ब्लू। और हाइड्रोजन के फीचर्स क्या होते हैं? लाइट होती है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, डायटोमिक, और लाइट, और फर्स्ट होती है पीरियोडिक टेबल में। इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, मतलब जल्दी जल जाती है, जलने के बाद बहुत एनर्जी रिलीज करती है। तो मतलब कंबशन एनर्जी हाई होती है। तो ये इसके फीचर्स हैं। तो इसके साथ हमने ये वाला सारा पोर्शन कवर कर लिया। तो अब आपको इसमें हमने पढ़ा जापान और साउथ कोरिया। तो अब मुझे जापान और साउथ कोरिया की कैपिटल बता दो आप लोग। किसी को आइडिया है जापान की कैपिटल? हाँ, अनुराग इज करेक्ट। जापान की कैपिटल है टोक्यो, एंड साउथ कोरिया की
सोल, राइट। साउथ कोरिया की कैपिटल सोल है। तो जापान और साउथ कोरिया की कैपिटल्स आपको पता चल गई। और साउथ कोरिया का नॉर्दर्न नेबर है नॉर्थ कोरिया। और हाइड्रोजन बॉम्ब नॉर्थ कोरिया ने क्लेम करा था कि उन्होंने डेवलप कर लिया है। और उन्होंने आई थिंक उसकी टेस्टिंग भी करी थी, एक बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी जो उन्होंने कहा था कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो इस वजह से भी नॉर्थ कोरिया रेलेवेंट हो जाता है। तो ये सारी टिडबिट इन्फॉर्मेशन आप साइड साइड में कहीं लिख लें, और इसके बाद सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट पे आप पेंसिल से लिख लें उसका, जब भी आप प्रिंट निकालें या फिर जहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करते हैं। जितनी भी कंट्रीज के नाम आते हैं आप उनकी कैपिटल वर्ल्ड मैप पे वो कहाँ लोकेटेड है, उनकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, उनके आसपास कौन सी सी है, कौन सा ओशन है, ये सब आप याद करते रहो, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलता कब हैंडी हो जाए। तो ये जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल फीचर्स ये सारे पता हो। अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, विच इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अच्छा, फास्ट तो नहीं है ना, सबको समझ आ रहा है ना? अगर फास्ट हो तो मुझे बता दो, या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लग रही हो तो। फाइन, ठीक है। परफेक्ट। सो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। परफेक्ट, थैंक्स आयुष। तो मिशन इंद्रधनुष आपने देखा होगा, अपने टीवी पे ऐड देखी होगी। और स्कूल्स के बाहर भी, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके बाहर अगर आपने वॉल्स पे देखा हो तो फिर मिशन इंद्रधनुष की एड्स होती हैं। तो ये बेसिकली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कि इंडिया में बहुत सारी डिजीजेज हैं, और पॉवर्टी के चलते बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवा पाते चाहकर भी। तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, क्योंकि उनके लिए इम्यूनाइजेशन करवाती है और इंडिया से डिजीजेस भी चली जाती हैं। तो इस वजह से मिशन इंद्रधनुष निकाला गया था। मिशन इंद्रधनुष 2015 आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है, मेरे ख्याल से 2014 है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप, अगर कोई अभी इस वक्त गूगल कर सकता है तो गूगल करके चैट बॉक्स में लिख दे कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। कोई एक जना प्लीज गूगल करके चैट बॉक्स में लिख दो, इतने हम बाकी करते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद जब मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम जितने साल का था वो खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट निकाला इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1। फिर जब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI खत्म हो गया 1 वाला, तो IMI 2 निकाला, और अब IMI 3 आया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है IMI 3। IMI 3 क्यों निकाला गया? क्योंकि कुछ लोग, जब अब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुए, तो काफ़ी लोग इंजेक्शन नहीं लगवा पाए, और काफ़ी सारे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन रह गई इंजेक्शन लगवाने से। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए IMI 3 निकाला है, विच इज़ द थर्ड फेज, सॉरी, ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो ये सब बातें, या किसी, कोई चैट बॉक्स में मिशन इंद्रधनुष। हाँ आयुष, ये IMI 3 के लिए है। आप ये सर्च 2014, थैंक यू अभिप्सा। तो हाँ, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्ट कर लें, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है मिशन इंद्रधनुष 2015 में स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करके 2014 कर लें। तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ, कुछ साल तक चला। फिर थैंक यू मिलन, 25 दिसंबर 2014। तो कुछ साल तक चला, फिर इंटेंसिफाइड 1, इंटेंसिफाइड 2, और अब 2021 में इंटेंसिफाइड 3 आया है। ठीक है। तो इसका आपको जानना है, आपने पर्पस जान लिया क्यों छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इंजेक्शन लगवाना है। अब कौन सी ईयर ग्रुप पे फोकस करा जाता है? तो इट्स यूजुअली राइट आफ्टर बर्थ। तो 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होता है। ऑब्वियसली 2 के बाद को भी लग सकता है अगर इंजेक्शन रह गए, या फिर लाइक गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल कैटेगरी निकाली है, बट द टारगेट ग्रुप इज 0 to 2 years, राइट? So that becomes important. Now second bit of information which is important to you is that इसका नाम मिशन इंद्रधनुष क्यों है? तो इफ यू नोटिस, गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम या प्रोग्राम निकालती है तो उसका नाम वो मतलब थोड़ा क्रिएटिव वे में निकालती है। इट हैज, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज सम मीनिंग बिहाइंड इट। तो मिशन इंद्रधनुष का भी कुछ मीनिंग था, है। तो इंद्रधनुष इज रेनबो विच हैज 7 कलर्स, राइट? आयुष इलेबोरेट करो, क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑन करके बोलो, समझ नहीं आया।
मतलब स्कीम का जो नाम है वो एक प्रकार से सिमिलर हो सकता है। हाँ, तो ये आप बोल सही, हाँ ये आप सही कह रहे हो, स्कीम का नाम सिमिलर हो सकता है, और कई बार उनका जो एब्रीविएशन निकालते हैं वो ऐसा होता है कि वो उससे कुछ रिलेटेड हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल, चलो अभी लेते हैं कि अभी ये जो आपने सुना होगा कि अब 18 अबव इंजेक्शन लगने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है, तो जो गवर्नमेंट ने ऐप बनाई उसका नाम बनाया था कोविन। ठीक है, क्योंकि कोविड के इंजेक्शन लगने हैं, आपको कोविड से जीत पानी है, तो वो कोविड का कोविन कर दिया ताकि याद रहे, पर्पस भी हो जाए, और मतलब एडवर्टीजमेंट करना आसान रहे। तो ऐसे ही मतलब यूजुअली आप देखोगे गवर्नमेंट स्कीम्स और उसमें आरोग्य सेतु, राइट? तो आरोग्य सेतु क्यों? आरोग्य मतलब बिना बीमारी, और सेतु मतलब ब्रिज। तो ये जो ऐप है, आपके और आपके रोग रहित होने के बीच का ब्रिज है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट यूजुअली कुछ मतलब क्रिएटिव, फैंसी, या फिर जो लोगों को याद रहे ऐसे ऐसे नाम के साथ स्कीम्स निकालती है। तो ऐसे ही इंद्रधनुष स्कीम थी। तो इसका नाम इंद्रधनुष रखने का पर्पस क्या था कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम निकाली थी तो उसका मेन एम था कि 60 डिजीजेस के इम्यूनाइजेशन तो हो ही जानी चाहिए, कि 60 डिजीजेस के वैक्सीन लगाने के लिए हमने ये स्कीम निकाली है मेनली। तो 2014 में जब ये स्कीम निकली तो गवर्नमेंट ने इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों में होने वाली 7 बीमारियों की लिस्ट बनाई, और उनको वैक्सीनेट करने के लिए ये स्कीम निकाली गई। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया इंद्रधनुष। ठीक है। अब जैसे जैसे आने वाले सालों में कुछ और बीमारियां आइडेंटिफाई करी गई तो वो भी इसके साथ जुड़ती चली गई, बट बेसिक स्कीम का नाम वही रहा। तो आपको सारी बीमारियों के नाम नहीं याद करने, हालांकि इसमें लिखा है डिजीजेस कवर्ड, 12 डिजीजेस हो गई हैं। अब वो आपके डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी गई है, बट आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि चलो स्टैटिक के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए कि कौन से साल में स्कीम आई थी, क्या हो गया। बट अब वो एक ऐसे इंसान के लिए जिसने एग्जॉस्टिवली इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करा है, ये क्वेश्चन डालेगा कि इसका नाम इंद्रधनुष स्कीम क्यों रखा गया। तो इस वजह से आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट कि हर साल एक डे होगा जिसमें आप अपनी मदर लैंग्वेज को सेलिब्रेट करोगे। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइक स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और एवरीवन इज डीपली अटैच टू देयर मदर लैंग्वेज। तो इसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए यूनेस्को ने निकाला। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा गया यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर पे फोकस करती है, तो यूनेस्को ही सही बॉडी होगी ऐसे डेज को डिक्लेयर करने के लिए इंटरनेशनली। तो या तो आपको याद हो कि हाँ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनेस्को ने निकाला है, आपने पढ़ा हुआ है। हो सकता है पेपर में पूछा जाए आप भूल जाओ, और आपसे पूछा जाए यूनेस्को ने निकाला है, या फिर यूनिसेफ ने निकाला है, या यूएनएचआरसी ने निकाला है। तो आपको यूएन बॉडीज का पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस चीज़ का काम करती है। तो आपको ये पता होगा कि कल्चर से रिलेटेड आइटम यूनेस्को करती है, और आपको ये पता होगा मदर लैंग्वेज डे जो है वो कल्चर से रिलेटेड चीज़ है, लोगों की संस्कृति से रिलेटेड चीज़ है, लैंग्वेज हो गई। तो ऑब्वियसली ऐसी बॉडी निकालेगी जो सांस्कृतिक चीज़ों पर ध्यान देती हो। तो आप स्मार्ट गेस कर सकते हो यूनेस्को है। ठीक है, तो ये डे है। ये डे कौन से डे सेलिब्रेट होता है? 21 फरवरी को। ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड? डॉक में से ही देख के बोल दो। हाँ, 22 लैंग्वेजेस हैं। नहीं नहीं गौतम, 22 नहीं, हाँ 12 नहीं 22, राइट, 22, करेक्ट। तो 22 लैंग्वेजेस इंडिया में ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, फिर बहुत लैंग्वेजेस के बाद डायलेक्ट्स हैं। तो लैंग्वेज हो गई भाषा, और डायलेक्ट्स हो गई बोली। और भाषा और बोली में क्या फर्क होता है कि स्क्रिप्ट, हाँ सही सही कहा आयुष। तो भाषा और बोली में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे?
लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फ़र्क होता है? जैसे हम कहेंगे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, बट हरियाणवी एक बोली है, या फिर ब्रज वाली जो भाषा है वो एक बोली है, ऐसा सब बोलेंगे। लैंग्वेज। सब लैंग्वेज बट लिपि विच इज स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, है ना, या इंग्लिश की स्क्रिप्ट जो है वो रोमन है। तो हर लैंग्वेज को जो आप लिखते हो, जो आप लेटर बनाते हो, वो स्क्रिप्ट में होता है किसी। संस्कृत हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, बट जो बोली होती है वो किसी मेन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, उसकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये समझ आ रहा है आपको सबको? नहीं कन- सर। हाँ, राइट राइट अनुराग, यही यही डिफरेंस है। लैंग्वेज इज व्हाट वी स्पीक एंड डायलेक्ट मीन हाउ वी स्पीक द लैंग्वेज। डायलेक्ट, हाँ, वोकली भी चेंज होता है, बट डायलेक्ट की लिपि भी नहीं होती है। तो लैंग्वेज बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कि आपके पास उसे लिखने का तरीका होना चाहिए। कि अगर सपोज चार लोग हिंदी बोल रहे हैं बट उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, साइंस और सिंबल्स नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, तो उसको लैंग्वेज मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिक फीचर होता है लैंग्वेज का कि आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो फिर आपने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आया, जो आपको 21 फरवरी को है, यूनेस्को ने करा। और इसको सजेस्ट किसने करा था? रफ़ीकुल इस्लाम नाम के एक इंसान ने, जो एक बांग्लादेशी है जो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने सजेस्ट करा कि हमें ऐसा डे ज़रूर रखना चाहिए। उनके सजेशन पे ये डे बनाया जाता है। 21 फरवरी को क्यों चूज करा गया? क्योंकि इस दिन 1952 में ढाका में कुछ किलिंग्स हुई थी, और उसको कमेमोरेट करने के लिए, मतलब उसकी याद में ये डे बनाया जाता है। तो ढाका, जैसे कि आपको पता होगा, बांग्लादेश की कैपिटल है। और अगर आपको बांग्लादेश की हिस्ट्री पता होगी, तो बांग्लादेश पहले वेस्ट पाकिस्तान था। यानी कि जब इंडिया की पार्टीशन में पाकिस्तान और इंडिया बना, तो आज का जो पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान था, और जो आज का बांग्लादेश है वो वेस्ट पाकिस्तान था। बट जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि करंट पाकिस्तान है, उसमें उर्दू बोली जाती है। और जो आज का बांग्लादेश है, उसमें बंगाली बोली जाती है। तो इस वजह से दोनों एक कंट्री के पार्ट थे, बट दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी। और फिर जब ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू का इम्पोजिशन हुआ, तो उन लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि हमें अपनी ही मदर लैंग्वेज में काम करना चाहिए और अपनी मदर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और क्योंकि हम उसी में पले बड़े हैं तो हमारा सारा काम उसी में होना चाहिए। जिसकी, हाँ, सही कहा। अभी इन पे ही बात करते हैं। तो इस सब के बीच में बहुत सारी वायलेंस हुई, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने का चाहा। 1952 में ढाका में कुछ वायलेंस हुई, जो बांग्लादेश की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई। तो उसको, उसकी याद में रफ़ीकुल इस्लाम ने बोला कि हमें इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाना चाहिए। तो ये बात हुई है। तो वर्ल्ड में बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री विच हैज led an independence movement based on language। मतलब हर कंट्री में लैंग्वेज को लेके कुछ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि यूजुअली जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो एक ही लैंग्वेज बोलती हैं। बट एक ऐसी कंट्री जिसने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे ली है, वो बांग्लादेश है। तो इस वजह से बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हमें सौरभ ने सजेस्ट करा कि शेख मुजीबुर रहमान, तो जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को इंडिपेंडेंस का लीडर माना जाता है, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बांग्लादेश का जो लिबरेशन मूवमेंट है, मतलब हम, सौरभ माइक को ऑन करके बोलो, ये जो आपने लिखा वो समझ नहीं आया, 50 ईयर वाला कमेंट जो है। या तो आप
थोड़ा एक्सप्लेन करके टाइप करो, आपका 50 ईयर वाला जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो नहीं समझ आई है, या आप माइक ऑन कर लेना। तो बांग्लादेश में इसे लिबरेशन माना जाता है। लिबरेशन तो मतलब इंडिपेंडेंस नहीं बोलते उसे, क्योंकि एक बार तो आप इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान बना था। तो इस वजह से वो उसको इंडिपेंडेंस नहीं बोलते, लिबरेशन बोलते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो एक बार हो चुकी है। तो इस वजह से वो जो 1973, एक मिनट, मेरे ख्याल से 1973 ही है, मैं एक बार आपको सर्च करके बता देता हूँ। बांग्लादेश यस सर। 1973 है ना? हाँ, तो 1973 में जो वेस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बने हैं उसको वो लिबरेशन बोलते हैं। तो ये बांग्लादेश की हिस्ट्री है, और उस लिबरेशन में सबसे बड़े जो लीडर थे, आइकॉन थे, वो शेख मुजबिर रहमान थे। और इस वजह से उन्हें बांग्लादेश के मतलब नेशनल हीरो माना जाता है, और बांग्लादेश में कई ज़्यादा प्लेसेस, स्टेडियम्स उनके नाम पर है। और मतलब काफ़ी, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को कमेमोरेट करा जाता है, वहाँ पे उन्हें कमेमोरेट करा जाता है। तो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हो गया। बांग्लादेश की कैपिटल आपने बताई दी, ढाका है। और यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स किसी को पता है कहाँ पर है? मतलब ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन साथ साथ कवर करते रहो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोई बता सकता है? पेरिस। पेरिस, राइट। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है, मतलब हर जो भी बॉडी बनेगी ऑब्वियसली उसे कोई हेड करेगा। तो यूनेस्को की जो बॉडी को हेड करते हैं उसे डायरेक्टर जनरल बोला जाता है, और उनका नाम क्या है? ऑद्रे अजूले। ये मैं आपको नाम दे देता हूँ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप साइड में लिख लो, ये छोटे छोटे टिडबिट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, और ऑद्रे अजूले उनके डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। और हमने मदर लैंग्वेज की बात करी, हमने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश लिबरेशन की बात करी। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको वर्ल्ड में कोई कंट्रीज पता है जहाँ पे जो लैंग्वेज वाला इशू है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, या फिर वहाँ एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कुछ कंट्रीज का नाम आप जो जानते हो। इंडिया। इंडिया एक है, हाँ। दैट्स अ वेरी स्मार्ट गेस, ऑफ कोर्स इंडिया। बट अदर देन इंडिया, इफ यू नो एनी कंट्री। एक के बारे में तो हमने आज ही पढ़ा है। श्रीलंका। या, सो देयर श्रीलंका, देयर कनाडा, जर्मनी। अनुराग बताओ, जर्मनी में कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश एंड जर्मन। तो हम इंग्लिश को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर इंपीरियलिज्म मोस्टली हर कंट्री में बोली जाती है, एंड लाइक इंटरनेशनली उसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पीपल लर्न इट खुद से, वॉलंटरली पीपल वांट टू लर्न इट। बट मैं मदर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अभी हम मदर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं जो आप बचपन से सीखते हैं। अब आपको इंग्लिश हमें सिखाई जाती है स्कूल में, बट हम इंग्लिश के लिए लड़ाई नहीं करेंगे कभी जाके, या इंग्लिश से सेंटिमेंटली इतने अटैच नहीं होंगे कि हम हर चीज़ इंग्लिश में डिमांड करेंगे। समझो, एज एन इंडियन हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, हम पढ़ा पेपर्स उसमें देते हैं सब कुछ। तो जर्मनी इज़ नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल, कैनेडा इज़। कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कनाडा में एक एक रीजन है, तो एक कंट्री होगी कनाडा, एक कंट्री होगी आपकी श्रीलंका। और तो कनाडा हो गई, श्रीलंका हो गई। और श्रीलंका के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिख सकते हो, कि श्रीलंका इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसका नेशनल एंथम भी दो लैंग्वेजेस में है। तो अगर आप श्रीलंका का नेशनल एंथम सर्च करोगे तो वो आपको सिनेलीज में भी मिलेगा, और वो आपको तमिल में भी मिलेगा। और डिपेंडिंग ऑन द रीजन, आप श्रीलंका में जहाँ पर हो वो उस लैंग्वेज में गाया जाता है। तो अगर आप नॉर्थ श्रीलंका में हो तो वो तमिल में गाया जाएगा,
नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका में, और अगर आप श्रीलंका के किसी और एरिया में हो तो वो सिनेलीज में गाया जाएगा। तो वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है नेशनल लैंग्वेज को लेके। इंडिया में नेशनल लैंग्वेज गौतम, आप दोनों की बात पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट, गौतम कह रहे हैं श्रीलंका फ्रांस लैंग्वेज भी चलता है। नहीं, आप सब जो इंग्लिश फ्रेंच ये सारी लैंग्वेजेस बता रहे हैं, ये सब लोग सीखते हैं अपने काम के लिए, बट वो उनकी मदर लैंग्वेजेस नहीं है। आप समझ रहे हो, बचपन से वो लैंग्वेजेस नहीं सिखाई जाती वहाँ पर। बचपन से जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं वो आपकी मदर टंग बनती हैं, और उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका में एक ग्रुप है जो तमिल ही बोलता है, एक ग्रुप है जो सिनलीज ही बोलता है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग बचपन से बंगाली, अगर हाउस होल्ड में है तो आपको बंगाली सिखाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं आपको हिंदी आती नहीं है, आपको हिंदी भी आती होगी, बट आपकी मदर टंग बंगाली है। तो आप वो डिफरेंस समझो। तो हम बात कर रहे हैं मदर टंग्स की, ठीक है। और अनुराग ने बोला कि इंडिया का नेशनल एंथम भी बांग्ला और संस्कृत में है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट जो नेशनल एंथम एक बार है हमारा, वो संस्कृताइज बंगाली में है। बट आप इंडिया के किसी भी रीजन में चले जाओ, वो उसी वेरी गुड गौतम, बट तो आप इंडिया के किसी भी रीजन में चले जाओ, वो उसी लैंग्वेज में गाया जाता है। आपका नेशनल एंथम तमिलनाडु में जाने पर तमिल में ट्रांसलेट नहीं होता, गुजरात में जाने पर गुजराती में ट्रांसलेट नहीं होता, पंजाब में जाने पर पंजाबी में ट्रांसलेट नहीं होता। हर इंडिया के हर कोने में वो सेम ही वर्ड सेम ही लैंग्वेज में गाया जाता है। श्रीलंका में उनका दो ऑफिशियल ट्रांसलेशंस है जो स्टेट की तरफ से निकाली गई हैं, और दोनों को इक्वली मान्यता प्राप्त है, विच मीन्स कि बोथ आर इक्वली रिकग्नाइज्ड। तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये हमारी, आप लोगों को ब्रेक चाहिए, वैसे तो 7 बज गए, आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले लो अगर आपको थोड़ा हैवी हो रहा है इन्फॉर्मेशन, या कंटिन्यू करना चाहते हो। आप बता दो मुझे कैसे करना चाहते हो। ठीक है, कंटिन्यू करें। ओके, कूल, करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन साइड वाली प्लीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और इसमें अब हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप और इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो कि ओके राइट, तो 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस डिक्लेयर करा गया। तो उस साल को उन्होंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना कि चलो इस साल हम इंडिजिनस लैंग्वेजेस पे ध्यान देते हैं, और उसको डिक्लेयर करा। ये आप मार्क कर सकते हो। वैसे आप 2021 में क्लैट दोगे तो 2 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट पढ़ रहे हो तो एक बार मार्क कर लो। याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है। और अब आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई लास्ट ईयर के एंड टू 2020, जिसमें वो चाह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन फ्रेमवर्क थोड़ा चेंज करें। और उसमें उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 5वीं कक्षा तक, विच इज़ 5th क्लास तक, और तो आपको मदर लैंग्वेज मदर टंग में पढ़ाना ही पढ़ाना है, और हो सके तो 8वीं तक भी करो। मतलब 5वीं तक कंपलसरी, और 8वीं तक अगर स्कूल चाहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मदर टंग्स हैं, और मदर लैंग्वेज में पढ़ाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, नहीं तो आप सब इंग्लिश और हिंदी बोलने लगेंगे, आप भूल जाएंगे आपके घर की भाषा जो है। सॉरी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग जिसमें आप पढ़, जो घर पे बोली जाती है, जिसमें आप बड़े हुए हैं, वो भी सीखें। तो इस वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि 5th तक वो कंपलसरी है। तो ये पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो फिर थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को उस हिसाब से बदला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। क्यों, मेरा क्या ओपिनियन है, तो एज अ टीचर तो मैं क्लास में अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, बट मेरे हिसाब से तो अच्छा ओपिनियन है, मतलब अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से 5th तक अपनी मदर टंग में तो ज़रूर पढ़ाना ही चाहिए सबको, और हिंदी और इंग्लिश आप साइड में सीखेंगे। तो इस वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 2020। इसे मार्क कर लो। उस पॉलिसी के जो और की पॉइंट्स हैं उसको भी पढ़ना आप अपना जाके गूगल पे। इस पॉलिसी पे क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
फिर उसके बाद आई थिंक आपका एजुकेशन ये लैंग्वेजेस वाले पोर्शन पे तो इतना ही है। और फिर अब इन्होंने बात करी है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है आपके पेज 13 है डॉक्यूमेंट का। उसमें इन्होंने कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट दी है कि भारत के संविधान में कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो लैंग्वेजेस पे बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 29, जो बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब जो भी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उनकी लैंग्वेजेस भी आती हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के जो मार्कर्स होते हैं, यानी कि जिससे वो कम्युनिटी डिफाइन होती है, तो वो क्या होगा, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, जो वो लैंग्वेजेस बोलते हैं, और उनका रहन सहन, तौर तरीके। तो कोई भी कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान बचाने के लिए इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहेगी, संजो के रखना चाहेगी, समझ रहे हैं। तो इस वजह से लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट होता है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बचाता है। फिर आर्टिकल 120 कि भारत की पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होंगी। तो अब आप समझ रहे हैं इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और अगर पार्लियामेंट में सारी लैंग्वेजेस यूज करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर जो इंटरेक्शन है वो समझ नहीं आएगा। क्योंकि सपोज अब मैं आपको क्लास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, बट आप में से कोई जवाब सपोज तमिल में दे रहा है, फिर कोई और पंजाबी में दे रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सबको समझ नहीं आएगा किस बात किस में करें। तो ऐसे ही पार्लियामेंट में इस वजह से आर्टिकल 120 कहता है कि दो ही लैंग्वेजेस यूज होंगी, हिंदी और इंग्लिश, राइट। तो 29 इंपॉर्टेंट है, 120 इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 343 टू 351 एंड आर्टिकल 350A, ये सब आप मार्क कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो याद करने की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जो कहता है कि शुरुआती एजुकेशन के टाइम पे, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे, आपको मदर टंग में पढ़ाने की फैसिलिटी हो, कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पे काम करने की सोच रही है, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये आर्टिकल, और फिर इस पे सोचो कि ये क्वेश्चन बनेगा तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर 8 स्केड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के बाद कुछ स्केड्यूल्स होते हैं। स्केड्यूल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में कुछ कुछ चीज़ों की लिस्ट दी जाती है। तो अगर सपोज आपका कोई आर्टिकल कहता है कि इन भाषाओं को हम रीजनल लैंग्वेज मानेंगे, या इन भाषाओं को हम ये वाला स्टेटस देंगे, दर्जा देंगे, तो वो उसी आर्टिकल में नहीं बताता कौन कौन सी वो भाषाएं हैं। वो जो लिस्ट होती है वो आर्टिकल्स के एंड में एक शेड्यूल में डाल देता है। जैसे अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसके एंड में जो लिस्ट होती है वो एंड में डाल देते हैं ना, कि ठीक है आप इस पेज पे जाके रेफर कर लेना, चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो 8 स्केड्यूल में लिस्ट दी गई है जो 22 लैंग्वेजेस इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, तो 8 स्केड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में भी आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया, और उसमें भी बताया गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जितना हो सके आपकी मदर टंग में होना चाहिए। तो ये तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही कहती है, आर्टिकल 350A, और जो उसके साथ बाकी आर्टिकल हमने पढ़े वो भी यही कहते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है। तो इस वजह से ये तीनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लैंग्वेज वाला बिट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, OTT सर्विस प्रोवाइडर्स वर्सेस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इस पे बोला गया है कि OTT का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, क्या था, कोई बताए? Over the top. ओवर द टॉप, करेक्ट। सो या आयशा, ओवर द टॉप सर्विसेज, तो इन्होंने कहा जो ऑडियो वीडियो अदर मीडिया को डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू आपके पास पहुंचाएं, और बाईपासिंग ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स, मतलब केबल के अलावा जो और तरीकों से आपके पास पहुंचे, वो ओवर द टॉप हो गया। और ऑब्वियसली जब से ओवर द टॉप आया तो केबल का नुकसान हुआ है, क्योंकि यूजली लोग अब, क्योंकि जियो के बाद सबके पास इंटरनेट है, और इंटरनेट प्रोवाइडर्स आपको जल्दी से जल्दी, आपको मतलब 8:30 बजे का वेट नहीं करना पड़ेगा अपना शो देखने के लिए। तो इस वजह से ओवर द टॉप हैज़ बिकम वेरी फेमस एंड ईजिली एक्सेसिबल, जिसकी वजह से केबल को नुकसान हुआ है। तो ये उसी के ऊपर है पूरी इन्फॉर्मेशन,
कि ओवर द टॉप को कैसे रेगुलेट करा जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हैं। ऊपर हमने इससे पहले पढ़ा था कि आईटी रूल्स आए हैं उसमें ऑब्ससीन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, बट ऑब्ससीन कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे उनका जितना मतलब जो वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी और कौन कौन उस पर सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, टैरिफ्स क्या क्या लगेंगे अगर लगने चाहिए तो एक नई इंडस्ट्री एक तरीके से का बर्थ हुआ है, तो उसको रेगुलेशंस की ज़रूरत है। नहीं तो मतलब उसका एक्सपेंस जो होगा वो अनरेगुलेटेड जाएगा, जो गवर्नमेंट फेवर नहीं करती है। तो इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंसल्टेशन पेपर निकाल रही है। तो आपको बस ये देखना है कि अथॉरिटी क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो आपको बस अथॉरिटी का नाम पता होना चाहिए। कंसल्टेशन पेपर निकाल रही है, तो मतलब कंसल्टेशन पेपर बहुत इनिशियल स्टेजेस का काम होता है कि उसके पहले वो मतलब लोगों से कमेंट्स मांगते हैं कि हम सोच रहे हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर वो उसे इंटरनेट पे रिलीज़ करते हैं। फिर जो स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, आप लॉ स्कूल में जाएंगे तो लॉ स्कूल में जैसे हम लोग होते हैं, उन अगर सपोज हमें प्रोफेसर्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट्स लिखो, तो हमारे जो सेंटर्स होते हैं, रिसर्च सेंटर्स, हम कमेंट्स भेजते हैं गवर्नमेंट को। ऐसे करके अलग अलग लॉ स्कूल्स भेजेंगे, अलग अलग प्रोफेसर्स भेजेंगे। और जो सपोज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो लोग चलाते हैं वो कंपनीज भेजेंगी, क्योंकि ये सब लोग का इंटरेस्ट इनसे जुड़ा हुआ है। मतलब हम लॉ स्कूल में लोगों को लॉ आता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका बिजनेस करते हैं, तो फिर वो कमेंट्स दिए जाएंगे, फिर वो रिवाइज करेंगे। जो अथॉरिटी है लोगों के सजेशंस को पढ़ के रेगुलेशन रिवाइज करेंगी। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो अभी सिर्फ कंसल्टेशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ है, तो आपको प्रोसेस किस स्टेज पर है वो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अथॉरिटी ये प्रोसेस शुरुआत करवा रही है, तो विच इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राई भी कहते हैं, TRAI भी कहते हैं। ठीक है, तो या दैट्स अबाउट इट। आई थिंक इसमें तो यही इंपॉर्टेंट है कि TRAI ने OTT को करने के लिए एक वो निकाला है, कंसल्टेशन पेपर। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग एल्स रेलेवेंट आप मार्क कर लेना। रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स, वर्ल्ड बैंक, व्हाई इज इट इन न्यूज़? नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये पढ़ लेना सब कुछ। बट जैसे आप देखते हो ना, आप अपना डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें बहुत सब कुछ स्टैटिस्टिक्स है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें 11.5% दुनिया में एक्सीडेंट्स होते हैं और इतने लोग मरते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ये इन्फॉर्मेशन उस मंथ की डॉक्यूमेंट में बहुत रेलेवेंट है कि अगर हम फरवरी का इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो इम्पोर्टेंट होता है वो। बट आप जब क्लैट देते हो, आप 2021 जून में क्लैट दोगे, तब जो एग्जामिनर है वो जून, मई, अप्रैल, मार्च, जैन, फेब सारे पुराने मंथ्स लेगा। तो किसी मंथ के एक पर्टिकुलर में कोई एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक स्टैटिस्टिक है कि इतने लोग की डेथ होती है इतने एक्सीडेंट्स को लेके, वो बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन हो जाएगी विच डज नॉट बिकम रेलेवेंट फॉर आपका पेपर, राइट। तो अनटिल अनलेस वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सपोज करप्शन इंडेक्स है या इंडिया की रैंक कितनी गिरी है सब जीडीपी इंडेक्स में, करप्शन इंडेक्स में, वो इम्पॉर्टेंट है। या वर्ल्ड बैंक की जो 3-4 रिपोर्ट्स होती हैं मेन मेन, वो इम्पॉर्टेंट है। बट एक ये जो ट्रैफिक क्रैश इंजरीज डिसेबिलिटीज इंडेक्स है, ये जो माइनर माइनर रिपोर्ट्स होती हैं, इनको आप पढ़ लो, याद रहे तो अच्छी बात है, बट डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। तो ये वाला पोर्शन आई वुड सजेस्ट आप खुद पढ़ लें। अच्छा, जो भी मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है आपको पढ़ना नहीं है, आपको सबको पढ़ना है। आपके मॉक्स में ये लोग आएगा और आपको इससे मतलब रिटेंशन पावर बढ़ेगी। बट बस उसके पीछे याद करने के लिए मतलब बहुत स्ट्रेस मत लेना, जस्ट बी स्मार्ट अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग। ठीक है, तो राइट, अब ये इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो जो नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बताया जाता है कि कौन सी जो कंट्री का जो भ्रष्टाचार का परसेप्शन है कि मतलब इस कंट्री में कितना भ्रष्टाचार होता है, उसके हिसाब से अलग अलग कंट्रीज को रैंक करा जाता है। और अब इसमें इन्होंने 180 कंट्रीज का टोटल इंडेक्स निकाला कि 180 कंट्रीज की लिस्ट है, जिसमें से कि इंडिया की रैंक 80 से गिर के 86 हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की रैंक गिरी है, इंडिया की करंट रैंक अब क्या है,
और कौन सी बॉडी इसे निकाल रही है। तो इसकी बॉडी जो निकाल रही है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स का है बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। और ये इंडेक्स का स्केल क्या है? तो ये इट यूजेस अ स्केल ऑफ 0 विच मीन हाईली करप्ट टू 100 विच इज़ वेरी क्लीन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज अगर हम बोलें कि इंडिया की रैंक गिरी है और फिर इंडिया की रैंक 80 से 86 हो गई, तो आप तो सोचोगे रैंक बढ़ी है 6 पॉइंट, समझ रहे हो? तो ये तो अच्छी बात है, 80 से 86 हो गई। बट रैंक्स उल्टी की नहीं जाती है ना हमेशा। रैंक 1 अच्छा होता है रैंक 10 से। तो उस हिसाब से रैंक 1 पे अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे रैंक 1 जो है वो सबसे करप्ट मानी गई है। तो 80 से 86 जाने पे इंडिया की रैंक गिर गई है। तो आप ये पढ़ लेना इसके बारे में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर्स है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो, अभी तक कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कहीं पे कुछ समझ ना आया हो, राइट। तो यहाँ, और ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑब्वियसली आपकी कंट्री की रैंक क्या है, आपकी हाँ, आपकी कंट्री की रैंक बढ़ी है या गिरी है। जैसे इसमें इंडिया की रैंक गिरी है, कौन निकाल रहा है, और टॉप किसने करा है, मतलब व्हाट, सबसे अच्छा कंट्री कौन सी है। जैसे इसमें आप टॉप परफॉर्मर्स हैं डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, कि डेनमार्क लीस्ट करप्ट है, और पुअर परफॉर्म किया साउथ सूडान, तो साउथ सूडान मोस्ट करप्ट है। तो जैसे कोई भी सपोज अगर आपकी लिस्ट निकलती है, तो आप सबसे पहले देखते हो कि मेरी रैंक क्या आई है, सबसे अच्छी रैंक क्या आई है, और सबसे बुरी रैंक क्या आई है। मतलब ये जनरल ह्यूमन परसेप्शन होता है। तो आपको भी जब भी इंडेक्स होते हैं तो आप यही देखो कि मेरी कंट्री की रैंक क्या है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या बुरी हुई, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी थी, और ये इंडेक्स निकाला किसने। तो बस ये चार चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी होती हैं जब भी कोई आप वर्ड इंडेक्स देखो डॉक्यूमेंट में। अब ये चार चीज़ें तो एज अ रूल याद कर लो। So this is done. Now next bit of information that we need to go to is draft blue economy policy. ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, तो ब्लू इकोनॉमी क्या होगी? गैस करो क्या होगी, डॉक्यूमेंट में तो लिखा ही है, बट लाइक इफ यू वर टू गैस ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड होगी? water. राइट, वाटर से नहीं, तो अर्थ से रिलेटेड तो ग्रीन इकोनॉमी हो सकती है ना आयुष। ब्लू इकोनॉमी वुड, राइट, ओशन, सीज, वाटर, फिशरीज। तो ये सब जो ब्लू इकोनॉमी होती है, ये सब एक्वाकल्चर, बेसिकली जो फिशरीज से रिलेटेड, मरीन लाइफ से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इस वजह से इंडिया में अलग अलग रेवोल्यूशन आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए आया था? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किस चीज़ का? फील्ड में, फार्मिंग में। फार्मिंग में, करेक्ट। प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, दैट्स द अल्टीमेट एम, लाइक यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन टू बेटर योर प्रोडक्शन। बट ग्रीन से आपको पता चला फार्मिंग में, जो आयशा ने बताया। फिर आया इंडिया में और दो रेवोल्यूशन आए जो सौरभ बात कर रहे हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो आप बताओ व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए आया? मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए। मिल्क, हाँ। तो कौन सी कंपनी आप रिलेट करते हो व्हाइट रेवोल्यूशन से इंडिया में? अमूल। अमूल, परफेक्ट परफेक्ट, राइट। सौरभ, आयुष, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, सो इज आयशा, अमूल। तो वाइट रेवोल्यूशन आया अमूल से, क्योंकि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा। और ऐसे ही ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन आया फिशरीज बढ़ाने के लिए, इंडिया के कोस्ट पे जो फिशेस का मतलब फार्मिंग होती है, तो उसके लिए आया ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये इकोनॉमिक्स में ये तीन टर्म्स इन तीन चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो अब ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी है कि इंडिया का विजन है 2030 तक कि हम अपना जो ये मरीन एक्वाकल्चर और मरीन फार्मिंग है इसको इंक्रीज करें।
कि हमारी जो करंट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम एक्वाकल्चर बढ़ाएं, अपनी उससे ज़्यादा फिशेस निकालें, उससे ज़्यादा जो भी मतलब सी से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो निकालें। तो इसके लिए हमने एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है। कोई भी काम करने से पहले आप एक प्लान बनाते हो, तो गवर्नमेंट उसको जो प्लान बनाती है उसे पॉलिसी कहती है। तो आपको इससे ही समझ आ गया ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए है। तो ये हमें अब रीज़न समझ आ गया। अब इसके बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया की जो जीडीपी है, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश में जो सामान बनता है, कितना सामान बनता है, बहुत लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो अगर आप जितना प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसका 4.1% आपका मरीन रिसोर्सेज से आता है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आप 4.1% अगर आपका किसी चीज़ से आ रहा है तो आप उसे बढ़ाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का अगर आपको मैप आप ध्यान में रखें तो इंडिया के मैप में पूरा ईस्ट में और पूरा वेस्ट में कोस्टल रीजन लगता है। तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ लॉन्ग शोर लाइन। शोर लाइन का मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लंबी, मतलब जो सी से लगता हुआ लैंड मास है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन्हें बढ़ाने के लिए। अब राइट, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, करेक्ट। तो अब इंडिया में लिखा है कितनी स्टेट्स हैं जिनके कोस्ट लगता है। 9 स्टेट्स आउट ऑफ 28 लिखा है इसमें। अब 29 कर दो आप इसे। तो 9 स्टेट्स जो है इंडिया की वो कोस्टल है। तो ऑब्वियसली इंडिया का लार्ज पोर्शन है जो कोस्टल स्टेट्स का है। 9 स्टेट्स, मुझे कोई जल्दी से सारी 9 स्टेट्स बता दो जो इंडिया के कोस्ट से लगती हैं, वो कोस्टल स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र, राइट, विच इज 1, देन तमिलनाडु, करेक्ट, 2, केरला, राइट। वेस्ट बंगाल का पता नहीं, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल का कैसे नहीं पता? अच्छा हाँ, वेस्ट बंगाल, हाँ हाँ। इंडिया के साइड में जो सी का एरिया है वो बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल तो है ही, उसके नाम पे पूरा सी है। तो वेस्ट बंगाल 4, उड़ीसा 5, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 6, गोवा 7, महाराष्ट्र हो गया आयुष, गुजरात, राइट, गुजरात भी है। और कौन सी मिस हुई हमारी? पंजाब। नहीं नहीं नहीं, पंजाब नॉर्थ इंडिया में है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सही गैसेस करे, बट जैसे आयशा कंफ्यूज हो गई और अभी कंफ्यूज हो गई और बे ऑफ बंगाल पे, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ठीक है ये सब कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट आप एग्जाम से पहले अपनी थोड़ा ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करें। तो जैसे जैसे अगर सपोज ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर किसी स्टेट का नाम आया तो जल्दी से गूगल सर्च कर लिया, इंडिया का मैप देख लिया, वर्ल्ड का मैप देख लिया, कैपिटल देख ली। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद रहेगी। हाँ सौरभ, वेस्ट बंगाल हमने कवर कर लिया। तो आप हमेशा मतलब अगर आपका हो सकता है, अगर आप अपने कमरे में एक छोटा सा मैप लगा लो, इंडिया का मैप लगा लो, वर्ल्ड मैप लगा लो, और करके ऐसे मतलब थोड़ा आइडिया रखो कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, तो उससे आपको थोड़ा हेल्प होती रहेगी। नहीं गौतम, चेन्नई सिटी है, कर्नाटका, राइट। कर्नाटक हमारा रह गया था, कर्नाटक इज द 9th स्टेट। चेन्नई तमिलनाडु में सिटी है गौतम, तो वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ज्योग्राफी पे आप प्लीज़ अपना ध्यान दें थोड़ा। तो ये सब हमारा हो गया ब्लू। आयुष ने पूरी लिस्ट भेज दी है, तो आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करके अपना जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। थैंक्स आयुष। राइट, तो हमारा ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया। फिर हमने वाइट रेवोल्यूशन की बात करी थी, जिसमें आप सबने मुझे बताया कि जो वाइट रेवोल्यूशन है वो अमूल के लिए आया। तो आप मुझे बताओ अमूल स्टेट्स, आयुष स्टेट्स, लक्षद्वीप तो आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है। तो 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी। अच्छा चलो बताओ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज इंडिया की कोस्टल है। नहीं नहीं, हम डिस्कस करते हैं, सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है। तो एक तो लक्षद्वीप हो गई क्योंकि वो पूरा आइलैंड है। पौंडीचेरी, राइट। कबीर आप टाइप कर दो, आपकी आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है।
So there's one Pondicherry, जिसको पुडुचेरी दमन भी एंड दीव, दामन एंड दीव, देन अंडमान एंड निकोबार, राइट। तो ये सारी हमारी स्टेट्स हैं। अनुराग ने हम एक मिनट यूटीज हैं सर। हाँ, अनुराग ने त्रिवेंद्रम बोला है, तो वो सिटी है, वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो जैसे मैं आप समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा प्लीज़ अपना मैप पे ध्यान दें, तो धीरे धीरे करके आपको क्लैट, ये ऐसा आपने पढ़ रखा है पर हम ये डिस्कशन में नहीं आता तो भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा मैप को रोज़ रोज़ देखेंगे, थोड़ा गूगल पे देख लिया, रूम में लगा लिया आपने, तो आपको थोड़ा हेल्प होती रहेगी इससे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। जैसे अब आपका इसमें नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है सागरमाला प्रोजेक्ट की। तो अब हमने डिस्कस करा था क्लास की शुरुआत में कि यूजुअली जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है उसका कोई मीनिंग होता है ताकि आपको याद रहे। तो अगर आपको किसी ने बोला कि सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट निकाल रही है, तो आप सोचो वो किसके बारे में होगा, गेस करो। डैम्स। डैम्स नहीं, और सोचो, कोस्टल रीजन्स, और सोचो, थोड़ा और सोचो, सागरमाला। चलो, तो सागर हाइड्रो मतलब पावर। नहीं, हाइड्रो पावर भी नहीं है। तो सागर मतलब हो गया सी, और माला मतलब आपको पता ही है। तो सागर माला प्रोजेक्ट जो है ओशन साइड, तो आप सबके, हाँ राइट, तो आप सबके सब अब आप लोग धीरे धीरे लाइक यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है चीज़ों को। सबसे सेफ आंसर दिया है, डेवलपमेंट। डेवलप तो करना ही है, दैट्स द अल्टीमेट पर्पस, वो तो करना ही है। तो इसमें लिखा है, इसमें आपकी सारी बातें कवर होती हैं। तो इसने लिखा था, आई थिंक मिलन ने लिखा है रिवर कनेक्टिंग। तो इसका एक पर्पस ये है कि जो इंडिया की सारी रिवर्स हैं उनको हम किसी तरह कनेक्ट कर दें, अलग अलग कैनाल्स बना के। तो सपोज अगर कोई सामान दिल्ली में बन रहा है, तो वो दिल्ली में अगर आप या तो ट्रेन से भेजोगे, अगर सपोज आपको किसी कोस्टल रीजन में भेजना है, या आप फ्लाइट से भेजोगे। बट अगर आपकी रिवर्स कनेक्टेड है सारी, तो आप शिप्स के थ्रू भी भेज सकते हो। जैसे आप देखोगे बाहर के कंट्रीज में बहुत सारा सामान शिप के थ्रू भी भेजा जाता है विद इन द कंट्री, क्योंकि उनकी रिवर्स चौड़ी होती है और वो कनेक्टेड रखते हैं अपनी रिवर्स को कैनाल्स बना के। तो ऐसे ही इंडिया में भी अब सोचा जा रहा है कि ऐसा करा जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह हम ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकें। तो इसलिए सागर माला मतलब रिवर्स मालाओं की तरह होगी, और वो सागर की तरफ जाने वाले, तो थोड़ा ऐसा आप समझो, ठीक है। तो और इसके साथ पोर्ट्स को भी डेवलप करेंगे, तो ओशन साइड जैसे गौतम ने बोला, तो पोर्ट्स को डेवलप करेंगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट निकाला गया है। और ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में है, तो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। और एक इससे आई थिंक टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो एक इससे रिलेटेड जो हम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे हमने वाइट रेवोल्यूशन की बात करी, आपने अमूल बताया, तो अब मुझे बताओ अमूल कौन सी स्टेट में हेडक्वार्टर्ड है, मतलब कौन सी स्टेट में अमूल का ओरिजिन हुआ था। हेलो। हरियाणा। नहीं नहीं नहीं, गुजरात, गुजरात गुजरात, सौरभ ने सही आंसर दिया है। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद, नहीं, वेस्ट बंगाल भी नहीं, हरियाणा भी नहीं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो उसका AMUL, अमूल। तो ये कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का मतलब वहाँ पे जितने भी मिल्क वाले प्रोड्यूसिंग फार्मर्स होते हैं, जिन मतलब जो जो लोग अपने घर में गाय भैंस ये सब रखते हैं, वो लोग सब मिलके जितना भी दूध होता है उसे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उसको बेचा जाता है, और उसको बेचने पे जो प्रॉफिट आता है वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे अमूल की शुरुआत हुई थी। ऑब्वियसली अब वो बड़ा हो गया है स्केल में, उसके प्लांट्स लग गए हैं बड़े बड़े, बट अमूल की ऐसे कोऑपरेशन में शुरुआत हुई थी। गुजरात, गौतम, गुजरात। तो ठीक है, तो ऐसे करके अमूल की शुरुआत हुई थी। और इसको शुरू किसने करा था, ये जो प्रोजेक्ट है, कि गुजरात के ऐसे जो मिल्क फार्मर्स हैं उनको मतलब प्रोत्साहित किन्होंने करा था, उनका नाम है वर्गीज कुरियन। तो मैं आपको नाम लिख देता हूँ। हाँ,
राइट, आयुष ने सही आंसर दिया। तो वर्गीज कुरियन काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और इनको एक निकनेम भी दिया गया, मतलब निकनेम इनको इनकी रिस्पेक्ट में, सम्मान में इनको कुछ बुलाते हैं। तो कोई मुझे वो भी बता दे जल्दी से। हाँ, दुग्ध क्रांति के जनक। दुग्ध क्रांति क्या हो गई? व्हाइट रेवोल्यूशन। और जनक क्या हो गए? फादर। तो सौरभ ने सही आंसर दिया है, दुग्ध क्रांति के जनक या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वर्गीज कुरियन, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये तीन टाइप के रेवोल्यूशन होते हैं। हमने व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ लिया, अमूल वर्गीज कुरियन गुजरात स्टेट में है, ये कोऑपरेशन है। ये सारी आपकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हो गई। और ब्लू रेवोल्यूशन जो आया उसके बारे में अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, सागरमाला प्रोजेक्ट है, वो अपने पोर्ट्स डेवलप करेगी, इंडिया की कौन कौन सी कोस्टल स्टेट्स हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब बचा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी स्टेट्स में आया था इंडिया में? अब आप मुझे ये बताओ। आयशा ने हमें बताया था ग्रीन, पंजाब, पंजाब यूपी, और हरियाणा, राइट। मे बी। नहीं नहीं, मे भी नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो। हरियाणा, डाउट मत करो अपने आंसर्स को। हरियाणा, यूपी और पंजाब। करते हैं डिस्कस गौतम। तो हरियाणा, यूपी और पंजाब। यूपी में मेनली वेस्टर्न यूपी, नॉट ईस्टर्न यूपी। तो इन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और अब आप देखोगे तो इन्हीं एरियाज के फार्मर्स आर कंपैरेटिवली रिचर देन फार्मर्स इन अदर स्टेट्स इन इंडिया, राइट। तो आप ये देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये असर रहा कि इस एरिया के फार्मर्स आज काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप उस लिहाज से भी देख सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं याद आ रहा है तो अगर आप देखें, इन स्टेट्स के फार्मर्स ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हैं। तो ये हो गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन लाए थे? अब मुझे ये बताओ। स्वामीनाथन। हाँ, एम एस स्वामीनाथन। सॉरी, एक मिनट। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, राइट। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज एम एस स्वामीनाथन। तो अब हमने तीनों रेवोल्यूशन से कवर करे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन, एंड ब्लू रेवोल्यूशन आई डोंट थिंक इसके पर्टिकुलर फादर हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के प्राइम मिनिस्टर जो लाने वाली थी वो थी इंदिरा गांधी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब साथ साथ आपका ऐसे स्टैटिक भी कवर होता चला गया। और एक ये लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं गौतम की, उसके बाद हम क्लास रैप अप करेंगे। गौतम, सिल्क रेवोल्यूशन भी आया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिल्क रेवोल्यूशन के बारे में आप कुछ जानते हो तो बताएं। गौतम, आपने जैसे बताया तो आप कुछ बताओ। वॉर्म्स को कलेक्ट करके सिल्क बनाते हैं। हाँ, तो बेसिक, हाँ, तो एम ये है कि सिल्क बढ़े, बट एज सच इंडिया में सिल्क रेवोल्यूशन के नाम से कोई पर्टिकुलर रेवोल्यूशन नहीं आया है कि जिसका मतलब हम एक्चुअल वो देख पाए, रिजल्ट अपनी डेली लाइफ में। ऐसे ही ब्लू रेवोल्यूशन का भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, जिसकी वजह से इंडिया अभी भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही है इस पे, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब छोटे छोटे रेवोल्यूशन है अभी जिनको बड़ा करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसलिए इनका कोई मेन करता धरता नहीं है, अभी फादर्स नहीं है, ये इतने फेमस नहीं है। वाइट और ग्रीन के साथ आप देख सकते हैं कि इनके फादर्स हैं, आज विजिबल भी है इनका रिजल्ट्स। मतलब अमूल आप देख सकते हैं घर घर में है, पंजाब यूपी के फार्मर्स अमीर हैं। तो इस हिसाब से उनका डेली लाइफ में यू कैन सी सम इम्प्रेशन। तो ऐसे करके छोटे छोटे रेवोल्यूशन आप इनका नाम याद कर सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है। सिल्क आपका सिल्क प्रोडक्शन से है, ब्लू आपका फिशरीज और ओशन प्रोडक्शन से है। तो ये सब आपका हो गया। आज हमने पेज 20 तक सब कुछ कवर कर लिया। सर गोल्डन तो रेवोल्यूशन में तो है शायद। राइट, तो हाँ, अब आप जो मुझे बता रहे हैं ना आयुष, ग्रीन रेवोल्यूशन और जो आई थिंक इट वाज आयशा, राइट, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं और कंट्रीज़ में भी होती हैं। ये जो रेवोल्यूशन होते हैं, हर कंट्री अपना इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करती है अलग अलग सेक्टर्स में। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के रेवोल्यूशन मिलेंगे। तो आप ये पढ़ सकते हो कि अच्छा हाँ, इस सेक्टर के में इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाने को इस टाइप नाम दिया जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ हो सकता है वो किसी और कंट्री में हुआ हो। तो आप एक लिस्ट बना सकते हो अगर आपको मतलब
बनाना चाह रहे हो कि अच्छा इस सेक्टर का सिल्क है या गोल्डन रेवोल्यूशन जूट का है, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स के हैं बट इंडिया में नहीं है। ब्लैक रेवोल्यूशन हो गया कोल से रिलेटेड, बट ये सब इंडिया में डेली लाइफ में इंप्रेशन नहीं ला पाए अभी तक, आप समझ रहे हैं। तो मेन आपके तीन ही है, ब्लू वाइट और ग्रीन, ठीक है। और कूडोस गाइस, हमारा 20 पेजेस का टारगेट था, तो हमारा टारगेट भी ऑन टाइम ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास संडे की मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लूँगा। तो फिर हम कोशिश करें, आप नेक्स्ट 20 पेजेस पढ़ लेना। आई वुड सजेस्ट कि आपके पास टाइम है तो आप जो बाकी बाकी बचे हुए जितने पेजेस हैं सब लाइक स्किम थ्रू, मोटा मोटा पढ़ते रहो। अब आप मेरे साथ आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब आई डोंट नो और टीचर्स कैसे ले रहे हैं, बट अगर आपको पता हो कि आत्मिक सर की क्लास है तो आप कैसे करोगे कि मैं डॉक्यूमेंट पहले ही भेज दूंगा, आप लोग उसको मोटा मोटी करके पढ़ लो, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास में डिस्कस करेंगे सब कुछ एग्जॉस्टिवली, आप लोग साइड वाले नोट्स भी बनाओगे और उसके बाद आप जाके उसे ढंग से पढ़ना, तो आपको याद आएगा कि अच्छा क्लास में ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, जितना हो सके आप संडे की क्लास तक कवर कर लो। आई वुड सजेस्ट सारा कर लो, सारा नहीं होता तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कर लो और फिर संडे को डिस्कस करते हैं। और कोई डाउट हो तो क्लासरूम पे भेज देना, आई ट्राई टू आंसर। कूल, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. वेलकम वेलकम गाइस। थैंक यू सर।